हेलो एवरीवन, आज की वीडियो क्लास में हम सत्ता की साझेदारी जो आपकी क्लास 10th का चैप्टर 1 है सिविक्स का, और आपके DSSB के एग्जाम के अंदर जो आपका DSSB का SST का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर ये फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है सिविक्स के अंदर। ठीक है ना। तो चलिए भाई हम इसे शुरू करते हैं। सत्ता की साझेदारी, सत्ता यानी कि पावर जो है उसको कैसे बांटा गया है, उन सब चीज़ों को। तो हमें टॉपिक जो आपके NCERT दी गई है उसको अच्छे से डीप से स्टडी करना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो है, जो मेन टॉपिक्स दिए गए ना वो आपके NCERT से दिए गए, 9th और 10th के NCERT से, और क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाएंगे, इसलिए इनके एक एक लाइन को हमें ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है ना। तो सत्ता की साझेदारी का बेल्जियम और श्रीलंका, ये दो देशों के नाम दिए गए। इसके अंदर किस तरह से देश के अंदर क्या कंडीशंस थी और कैसे देश के अंदर जो सत्ता है उसकी जो पावर थी, राजनीतिक जो पावर थी वो कैसे लोगों में या किस तरह से उनमें डिवाइड की गई थी, इन सब चीज़ों के बारे में अब बताया गया है। जैसे जैसे हम टॉपिक को पढ़ेंगे, हम चैप्टर को पढ़ते जाएंगे, अच्छे से समझते चलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से लगती है। ठीक है ना। तो ये तो बेल्जियम के बारे में बताया गया, एक छोटा सा देश है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी है। हरियाणा की आबादी कितनी भी 2 करोड़। तो इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत ही जटिल है। अब देखिए, जाति के आधार पर पूरा जो ये बेल्जियम है उसमें जाति के आधार पर काफ़ी मतलब कि बहुत ही जटिल है वहाँ की बनावट। वहाँ की जाति के आधार पर देश में काफ़ी हिस्सों में डिवाइड हो रखा, बट रखा, वो सब चीज़ें बताई गई हैं। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। ठीक है ना। तब यहाँ ध्यान देखिए, डच बोलता है कौन, 59% हिस्सा, यानी कि आपका 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। और शेष जो 40% बचता है ना, 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चंस यहीं से बन सकते हैं भाई, कुछ नहीं पता एग्जामिनर कहाँ से क्या उठाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अभी हमने पढ़ा बेल्जियम है, बेल्जियम के समाज की जाति बनावट बहुत जटिल है। ठीक है ना। ये आपको पता चल गया। जाति यहाँ किस तरह की बनावट जटिल है, जाति, यहाँ जाति के आधार पर। ठीक है ना। जाति के आधार पर देश में बहुत जटिलता है। तो यहाँ की कुल आबादी का 59% जो है फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। तो 59% डच बोलते हैं, 40% विलोनिया में रहते हैं और क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। और जो शेष 1% बचता है भाई, 59 हुआ ना, ये 40 और 60 तो पूरा 100 तो पूरा नहीं हुआ, तो 1% जो है वो लोग जर्मन बोलते हैं और राजधानी, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, जर्मन बोलते हैं। ये तो आपको लैंग्वेज के आधार पर पता चल गया। भाषा जो है, भाषा के आधार पर बेल्जियम में 3 भाषाओं के लोग, मतलब जर्मन और वेलोनिया और डच। तो डच ज़्यादा है, ये ध्यान दीजिएगा। डच क्या है, 59 है। और फ्रेंच, विलोनिया क्षेत्र में कौन रहते हैं, फ्रेंच रहते हैं, 40%। क्वेश्चन यहाँ से ही उठ जाएगा। ठीक है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। राजधानी, अब जो बेल्जियम है उसकी राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स है। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जो ब्रुसेल्स के 80% लोग हैं वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच। अब यहाँ उल्टा हो गया, देखिए, वहाँ जो पूरा देश है उसमें तो डच ज़्यादा है, डच भाषा बोलने वाले, और जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच और 20% लोग डच। जो कैपिटल है ना, जो राजधानी है देश की, बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स, आपको पता होना चाहिए। वहाँ की जनसंख्या क्या है, उल्टा हो गया, 80% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% डच। और देश जो है बेल्जियम, पूरा देश के अंदर क्या है कि वहाँ 59% बोलते हैं डच और 40% बोलते हैं फ्रेंच। तो ये देखिएगा, यहाँ आप धीरे धीरे समझते चलिएगा। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, जो फ्रेंच भाषी लोग अल्पसंख्यक, यानी कि फ्रेंच अल्पसंख्यक है, क्योंकि फ्रेंच तो 40% बोलते हैं ना और 59% डच बोलते हैं। तो फ्रेंच अल्पसंख्यक है, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है ना। अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम हो, यानी कि भाषा के आधार पर इनकी संख्या कम है, पर वो क्या है, ज़्यादा ही समृद्ध और ताकतवर हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो वो क्या है, ज़्यादा ही समृद्ध और ताकतवर हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग, यानी बहुत बाद में, बहुत काफ़ी टाइम के बाद जो डच भाषी लोग थे उनको भी शिक्षा मिली, उनका भी आर्थिक विकास हुआ, ये सब चीज़ें हुई थी। तो वो इस स्थिति से नाराज़गी थी उन्हें। ठीक है ना। इसके चलते कब, जब पहले की बात है 1950 और 60 के दशक में, ठीक है ना, जो डच भाषी लोग थे या डच भाषा जो बोलते थे उनकी स्थिति बाद में धीरे धीरे सुधरी है। पर ये पहले क्या था, जब इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी,
उस टाइम के बारे में ये बता रहे हैं कि ये उस टाइम बहुत ही नाराज़ थे। क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यक तो कौन थे? फ्रेंच थे, पर वो ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। ठीक है ना। तो 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। एक मिनट, हाँ जी। तनाव बढ़ने लगा और दोनों समुदाय में टकराव सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। ठीक है ना। तो टकराव का जो कहाँ सबसे ज़्यादा टकराव हुआ? तो राजधानी में ज़्यादा टकराव हुआ तो ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से, संख्या में क्या थे? डच बोलने वाले लोग ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में क्या थे? वो कमज़ोर थे। यानी कि सिर्फ डच बोलने वाले लोगों की संख्या तो ज़्यादा थी, पर उनके पास धन दौलत और ताकत नहीं थी। ठीक है ना, ये बताया गया। तो इस स्थिति की तुलना अब एक और देश से कर लेते हैं। अब बात आ जाती है श्रीलंका की। जैसे हमने एक चैप्टर के शुरुआत में 2 देशों के नाम पढ़े थे ना, तो उसमें अब हम श्रीलंका की बात कर लेते हैं। यहाँ तक तो हमने डच के बारे में पढ़ा, सॉरी हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा, वह डच और फ्रेंच के लोग थे उनके बारे में पढ़ा भाई। और वहाँ क्या थी? जातीय बुनावट लगा लीजिए, जाति लगा लीजिए डच और फ्रेंच, या भाषा के आधार पर। वहाँ भाषा के आधार पर उनमें क्या थी? बहुत ही जटिलता थी, विभिन्नता थी। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की। आइए इस स्थिति की तुलना हम किसी दूसरे देश से करते हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश, द्वीप का आपको पता है जो चारों तरफ क्या होता है? समुद्र से पानी से जो पानी से घिरा हुआ है, तो द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। अब दोनों ही देशों को किससे कंपेयर किया? हरियाणा से। वहाँ 1 करोड़ से कम थी, यानी हरियाणा की आधी, यहाँ 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई तरह के जातीय समूह के लोग हैं। अब यहाँ बताया गया कि एशिया के जो और देश हैं वहाँ भी हर देशों में जातीय समूह, अलग अलग जाति के लोग। आप अपने इंडिया को ही ले लीजिए, भारत में भी तो बहुत सी जाति के लोग बसे हुए हैं ना, विविधता कितनी है। तो उसी तरह से श्रीलंका में भी क्या है? बहुत ही जातीय समूह के लोग रहते हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है। यहाँ कहाँ? श्रीलंका के अंदर की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन है ना, क्या होता है कि इस तरह से बनाया जाता है, जो ये एनसीईआरटी की लाइनें है ना, यहीं से उठा के दिया जाएगा। बस आपको इनको थोड़ा ध्यान से रीड करना है, और जहाँ भी आपको लगे क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, उसे अंडरलाइन कर लीजिए। तो जैसे हमने बेल्जियम का देखा कि वहाँ 59% क्या है, 40% कौन सी भाषा बोलते हैं, 1% जर्मन बोलते हैं। या ब्रुसेल्स जो वहाँ की राजधानी है, वहाँ क्या है? वहाँ उल्टी कंडीशंस है, वहाँ 80% क्या है? फ्रेंच बोलते हैं, 20% डच बोलते हैं। तो क्वेश्चन यहीं से घुमा लेंगे, ठीक है ना। या भाई बाद में आगे जैसे हम टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे पावर शेयरिंग हो रही है ना, सत्ता की साझेदारी कैसे की जा रही है देश के अंदर, तो वहीं से क्वेश्चन उठेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा एनसीईआरटी जो है उसको बहुत ही ध्यान से, और एक बार नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार जितना हो उसके एनसीईआरटी का रिवीजन कीजिए। आपका सिलेबस आपको मिल चुका है और सिलेबस से बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप एनसीईआरटी भी अच्छे से रीड कर लेते हैं तो आप 70% कहीं नहीं छोड़ रहे हैं। सबसे अब यहाँ भी अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है। किसका है? सिंहलियों का। कहाँ की बात हो रही? श्रीलंका की, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। उसके बाद तमिल का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 18%। तमिल कितने हैं भाई कुल जनसंख्या के? 18%। सिंहली कितने हैं? 74% हैं, ध्यान रखिएगा। और तमिल के अंदर भी 2 समूह आ जाते हैं, ठीक है ना। तमिल में 2 समूह कौन से आते हैं? एक तो मूल तमिल, जो श्रीलंका के ही मूल निवासी हैं, वो तो 13% हैं। किस में से? 18 में से 13% कितने कौन है? मूल तमिल है। और बसते हैं जो 5%, वो आपके बसते हैं इंडियन तमिल, ठीक है ना। हिंदुस्तानी तमिल बसते हैं, जो बसते हैं 5%, जो औपनिवेशिक शासनकाल में, यानी कि जब अंग्रेजों का हमारे यहाँ अपने इंडिया को उपनिवेश बना रहा था, जब और राज करते थे, तो उन्होंने बागानों में काम करने के लिए जो तमिल्स को भेजा था श्रीलंका के अंदर, तो वो सब क्या आ गए? वो सब भी फिर वही बस के वहाँ लोग, ठीक है ना। तो बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, यानी कि सिंहली भाषी जो सिंहली भाषा बोलते हैं, जो सिंहली है वो क्या है? बौद्ध है। जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू है और कुछ मुसलमान। ये ध्यान रखिएगा, तमिल भाषी लोग क्या है? कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान, और सिंहली भाषा बोलने वाले लोग क्या हैं? बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है। अब 7% ईसाई भी हैं, ठीक है ना। और वे तीनों ही भाषा बोलते हैं, सिंहली तमिल, सॉरी दोनों ही भाषा बोलते हैं, सिंहली और तमिल। जो ईसाई हैं 7%। अब आपको पता है श्रीलंका में
मतलब श्रीलंका में ईसाई लोगों को कितना हिस्सा है, 7% है। और वो कौन सी भाषा बोलते हैं, सिंहली और तमिल। क्वेश्चन इन्हीं में से उठेगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टार्टिंग में पढ़ते हो जब, वरना पर आप इनके नोट्स बना लीजिए, चाहे बुक के अंदर अंडरलाइन की कर लीजिए और इनको बार बार रिवाइज कीजिए, आपको पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपके सिलेबस के अंदर ये टॉपिक डाला है इस चैप्टर का, तो ये सोच लीजिए इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो ईसाई लोगों का हिस्सा कितना हुआ, 7%। और वो भाषा कौन सी बोलते हैं, सिंहली और तमिल। जबकि जो तमिल हैं, जो तमिल भाषा बोलते हैं, वो लोग कौन हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों ही तमिल बोलते हैं। और जो सिंहली भाषा बोलते हैं वो कौन है, सिंहली भाषा बोलने वाले बौद्ध हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोग अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं। यानी कि बेल्जियम में जो डच भाषी लोग हैं वो ज़्यादा है, 59% है ना, तो वो बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच बोलने वालों पर और जर्मन भाषा बोलने वालों पर अपनी इच्छा, क्योंकि भाई अगर डच ज़्यादा बोलते हैं, लोकतंत्र में क्या होता है, उसी की सरकार बनती। भाई लोकतंत्र में क्या करते हैं हम, भाई जनमत होता है ना, लोग वोट देते हैं, तो डच वाले अपने नेता चुन लेंगे। डच ज़्यादा है तो सीधी सी बात है डच वाले डच जो दल बनाएगा, डच बोलने वाले, उन्हीं की क्या होगी, सरकार बनेगी। और फिर क्या करेंगे, वो फ्रेंच पर अपनी, जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जर्मन भाषा बोलते हैं, अब उन पर अपनी इच्छाएं थोपेंगे। क्यों, क्योंकि जो भाषा बोलने वाले लोग दल जो भाषा बोलते हैं, जैसे कि डच भाषा बोलने वाले लोग जब अपनी सरकार बनाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा है संख्या में। अगर लोकतंत्र में यही तो है ना कि लोग वोट देते हैं, अब किसे वोट देंगे, डच बोलने वाले तो डच को ही वोट देंगे। अब डच ही नेता बनेंगे, जब डच नेता बनेंगे तो वो क्या करेंगे, अपने समूह का, जो उनका डच भाषा बोलने वाले लोगों का समूह है, उसका ध्यान रखेंगे ना। तो वो क्या करेंगे, उन्हीं के हित में या उन्हीं को ध्यान में रखते हुए नियम कानून बनाएंगे और उन्हें फ्रेंच और जर्मन भाषी लोगों पर थोप देंगे। तो उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाएगी अगर ऐसा होता है तो। इससे देश बट जाता है और ब्रुसेल्स पर तो दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते हैं, क्योंकि ब्रुसेल्स में हमने देखा था कि फ्रेंच ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं, है ना। तो इस तरह से अब हम, ये तो बात होगी बेल्जियम की। अब श्रीलंका की बात कर लेते हैं। श्रीलंका में क्या होगा, सिंहली आबादी का बहुमत ज़्यादा है। अब हमने देखा ना श्रीलंका में सिंहली ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। तो सिंहली आबादी का बहुमत ज़्यादा है और वो लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते हैं। भाई जिसका बहुमत ज़्यादा होगा, जिसकी आबादी ज़्यादा है, वो ही अपना उस आबादी का ही जो है वो नेता चुना जाएगा, है ना। सिंहली भाषी लोगों के नेता चुने जाएंगे और वो क्या करेंगे, जो तमिल बोलने वाले हैं उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे या उन पर अपने नियम कानून थोप देंगे, उनका विकास नहीं करेंगे। तो अब हमें देखना ये है कि देखते हैं अब इन दो देशों में हुआ क्या। ये तो हमने कंडीशंस देख लिए कि बेल्जियम की कैसी कंडीशन थी, श्रीलंका की कैसी कंडीशन थी, और उन देशों ने इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने देश में किस तरह से पावर शेयरिंग करी है, किस तरह से सत्ता को संभाला है। तो अभी श्रीलंका के बहुसंख्यकवाद से शुरू कर देते हैं क्वेश्चन को। देखिए, सन 1948 में, यानी हमसे भी 1 साल बाद श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। श्रीलंका को भी किसने अपना उपनिवेश बना रखा था, अंग्रेजों ने ही, ठीक है, नहीं ध्यान रखिएगा। तो सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। अब जो बात हम पीछे पढ़ के आए कि सिंहली समुदाय यानी सिंहली भाषा बोलने वाले ज़्यादा लोग, तो सिंहली समुदाय ने क्या किया, भाई बहुसंख्या के बल पर, यानी कि उनकी संख्या ज़्यादा थी तो उसके आधार पर शासन पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार, अब लोकतंत्र में हम क्या बोल देते हैं कि लोकतंत्र, जिस दल को या जिस समुदाय को ज़्यादा वोट मिलेंगे वही सरकार बनाएगा। अब वहाँ तो सिंहली भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं तो वो ही दल जीतेगा और वो ही सरकार बनाएगा, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, मतलब कि सिंहली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक प्रस्ती के तहत कई कदम उठाए। बहुसंख्यक प्रस्ती के तहत, यानी बहुसंख्यक तो उनके लोग थे, सिंहली भाषी लोग थे ना। तो 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार कर, तमिल बोलने वाले लोगों के, तमिल लोग थे उनको एक तरफ कर दिया, उनकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया और सिंहली को ही, भाषा को भी एक तरफ कर दिया और सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में भी सिंहली को ही प्राथमिकता देने की नीति भी चली, बल्कि जो सिंहली भाषी बोलने वाले लोग थे उन्हीं को ही सरकारी नौकरियों में भी प्राथमिकता मिली, हर जगह वहीं उन्हीं को प्राथमिकता दी गई। और नए संविधान में भी यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण को बढ़ावा देगी। अब जो सिंहली भाषा बोलते थे वो लोग क्या थे, बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है ना। तो अब संविधान में भी, अब भाई बहुमत है, बहुमत से तो कुछ भी किया जा सकता है, तो बहुमत से उन्होंने क्या किया कि संविधान में भी यह प्रावधान दे दिया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिल को नाराजगी और शासन में लेकर
उनमें बेगानापन बढ़ाया। अब क्या देखा भाई, सिंहली भाषी लोगों के हित में काम हो रहे हैं। अब तमिल जो श्रीलंकाई तमिल थे उन्होंने तो क्या देखा कि भाई हम तो ऐसे निकाल दी जैसे दूध में से मक्खी निकाल दी, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सरकार सब कुछ किसके लिए, सिंहलियों के लिए कर रही है। तो इससे क्या हो गया, तमिल नाराज हो गए शासन को लेकर। उन्होंने देखा कि हम तो यहाँ, हमारा तो अपना यहाँ कोई है ही नहीं। उन्हें लगा बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा, उनकी संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। यानी कि जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, सिंहली पार्टियां हैं, सिंहली राजनेता हैं, वो सब क्या है, उन्हें जो तमिल है उनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। और संविधान और सरकार की नीतियाँ भी क्या हैं, और उन्हें भी संविधान और सरकार की नीतियों और राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। नौकरी और उनके फायदे, ये सब चीज़ें क्या है, किनको मिल रहे थे, सिंहलियों को मिल रहे थे, तमिल को नहीं मिल रहे थे, ठीक है ना। उनके साथ भेदभाव हो रहा था। तो तमिल और सिंहली समुदाय के से संबंध बिगड़ते चले गए। भाई जहाँ भाई मनमुटाव शुरू हो जाते, संबंध वहीं से बिगड़ने शुरू हो जाते थे। इस तरह से उनके संबंध बिगड़ते चले गए। अब श्रीलंकाई तमिल ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। अब उन्होंने क्या कि भाई संख्या में कम है तो क्या हुआ, पार्टी तो अपनी बनाएंगे, वे अपने विकास के बारे में सोचेंगे। तो तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर भाई अपनी पार्टियां बनाई। तो पार्टियों का एजेंडा क्या था कि भाई तमिल को भी राजभाषा बनाए, हमें भी क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल हो, मतलब कि जिन क्षेत्रों में तमिल लोग रहते हैं वहाँ हम अपना शासन खुद चलाएं, शिक्षा मिले हमें भी रोजगार के अवसर मिले, भाई सभी लोगों की तरह हमें भी अच्छी शिक्षा मिले और अच्छे रोजगार मिले। इन सब को लेकर उन्होंने पार्टियां बनाई और संघर्ष शुरू कर दिया। लेकिन तमिल की आबादी उनके इलाकों की स्वायत्तता, उनकी मांगों को लगातार नकारती रही। पर क्या था, जो सिंहली थे ना, वो उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी जो मांगे थी तमिल लोगों की, उनको हमेशा नकारते रहे। और 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इल्म सरकार बनाने की मांग उठने लगी। अब उन्होंने क्या सोचा, भाई हमारे जो एरिया है, तमिल जहाँ बसे हुए हैं, वहाँ क्या करेंगे हम, उत्तर पूर्वी एरिया इन्होंने बताया है। तो देखिएगा, अभी आपने मैप देखा था, तो ये देखिए, ये जो एरिया है उत्तर पूर्व का, ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर क्या है, तमिल है ज़्यादा, और ये जो बाकी एरिया बताए यहाँ सिंहली है, ठीक है ना। तो ये तमिल लोगों का एरिया था। तो यहाँ पर उन्होंने क्या, अपनी सरकार बनाना, भाई हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे, हम सिंहली भाषी या सिंहलियों की जो सरकार, उसके नियमों को नहीं मानेंगे। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने, अब भाई समुदाय में आपस में विश्वास नहीं था कि हाँ, कि तमिल को लगता था सिंहली हमारा क्या कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं हमें, एक तरह से हमारा कोई ध्यान नहीं दे रहे हमारी तरफ या हमारी भाषा की तरफ या हमारी तरफ, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, उनमें टकराव हुआ, और टकराव से क्या हुआ, टकराव से गृह युद्ध हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा। तो गृह युद्ध, जब श्रीलंका में गृह युद्ध कब हुआ था, 1980 के दशक में, ठीक है ना। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे गए, अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। इससे भी कई गुना लोग रोजी रोटी चौपट हो गई। भाई गृह युद्ध में क्या हुआ, सब कुछ खत्म ही हो जाता है। वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई, और 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। ये ध्यान रखिएगा। अब ये तो हमने देखा कि दो भाषा बोलने वाले लोग थे श्रीलंका में, अब उनके अंदर इतना मनमुटाव था, इतना बेगानापन था, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं था। तो वहाँ कैसे क्या कंडीशंस बनी, ठीक है ना। गृह युद्ध हुआ, लोगों को जान माल से नुकसान हुआ, शरणार्थी बन गए लोग, अपना घर छोड़ना पड़ा, रोजी रोटी चौपट हो गई, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, देश को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा, ठीक है। वो तो बात हो गई श्रीलंका की। अब वहाँ क्या कंडीशंस रही, ठीक है ना। और अब बात कर लेते हैं बेल्जियम की। अब बेल्जियम की समझदारी देखिए। बेल्जियम ने श्रीलंका की तरह काम नहीं किया, उसने कुछ अलग सोचा। तो बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। उन्होंने ये स्वीकार किया कि यहाँ भाई दो तरह की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, 2 या 3 तरह की भाषा बोलने वाले लोग हैं हमारे यहाँ, उनकी अपनी संस्कृतियाँ, हमारी अपनी संस्कृतियाँ। हम जैसे हमारी अपनी संस्कृति को हम अपना मान देते हैं, तो उन लोगों को भी अपनी संस्कृति का, उनकी संस्कृति का भी हमें मान करना होगा। इन सब चीज़ों को उन्होंने सोचा। और 1970-1993 में उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए, 1970 और 93 के बीच, ठीक है ना। और वो संशोधन क्या था कि इस बात के लिए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो। जैसे सिंहलियों ने सरकार बनाई तो तमिल्स को क्या लगा, बिल्कुल बेगानापन लगा ना। तो यहाँ बेल्जियम के नेताओं ने क्या सोचा कि ऐसा बेगानापन किसी को ना लगे, ठीक है ना। देश एक मोती की माला की तरह बंध कर रहे, ठीक है ना, सभी मिलजुल कर रहें। उन्हें इसके लिए एक व्यवस्था की, बहुत ही कल्पनाशील, मतलब कि ये व्यवस्था बहुत ही कल्पनाशील थी। कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाया था। बेल्जियम के मॉडल को जानकारी
कुछ मुख्य बातें नीचे दी गई, इनको देखते हैं। चलिए, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी। अब हमने देखा था कि जो पूरा देश है वहाँ क्या है, डच ज़्यादा फ्रेंच कम है, ठीक है ना, पूरे देश के अंदर। पर तो वहाँ क्या कर देगी, जो सेंटर की गवर्नमेंट बनेगी, पूरे देश की गवर्नमेंट बनेगी, तो वहाँ क्या होगी, वहाँ डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या क्या कर दी, उन्होंने बराबर कर दी। तो इससे उनके मनमुटाव खत्म हो गए, ठीक है ना। और जब दोनों भाषी क्या हो गया, और जब दोनों भाषी समूह के सदस्यों का बहुमत उनके पक्ष में हो, इस प्रकार किसी समुदाय के लोग एक तरफा फैसला भी नहीं कर पाएंगे। अब जब मंत्री, ये सीधी सी बात है, देखिए जब मंत्री एक बराबर है सेंटर के अंदर, तो क्या होगा कि कोई भी पक्ष अपनी तरफ फैसला नहीं कर पाएगा। जब दोनों ही पक्षों के मंत्री किसी फैसले के लिए रजामंद होंगे तभी वो फैसला होगा, चाहे वो कोई कानून बनाना है, कोई नियम बनाना है, कुछ भी करना है, ठीक है ना। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। अब जहां डच भाषी लोग हैं वहाँ डच केंद्रीय सरकारें हो गई, जहाँ फ्रेंच भाषी लोग थे वहाँ के लोगों ने अपनी सरकार बना ली, और वो जो केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारें बनी, प्रांतों के एरिया मतलब कि भाषा के अकॉर्डिंग प्रांत बन गए और प्रांतों की अपनी सरकारें बन गई, और वो सरकारें क्या थी, केंद्र सरकार के अंडर में नहीं थी, ठीक है ना। ये बन गया आपका पूरे देश का, बेल्जियम के अंदर पूरे देश का। अब आ जाते राजधानी। अब जो ब्रुसेल्स थी वो क्या थी, बेल्जियम की राजधानी थी। अब वहाँ की कंडीशन अलग थी, ठीक है ना। तो और वहाँ की सरकार फिर अलग बनी, और इस दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व, फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब ब्रुसेल्स में क्या था, फ्रेंच ज़्यादा बोलते थे और डच कम बोलते थे, पर फिर भी ब्रुसेल्स में भी फ्रेंच और डच के दोनों बराबर ही मंत्री बनाए गए, क्योंकि सेंटर के अंदर डच ज़्यादा बोलते थे, फ्रेंच कम बोलते थे। पर वहाँ भी तो बराबरी दी गई थी ना डच और फ्रेंच बोलने वालों को। तो उसी तरह से ब्रुसेल्स में भी फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा थे और डच कम बोलते थे, तो वहाँ भी फ्रेंच बोलने वालों ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है यहाँ भी बराबर बनेंगे, क्योंकि हमें सेंटर में भी तो हम वहाँ, जब पूरे देश में बेल्जियम की जो सेंटर की गवर्नमेंट है वहाँ हम अल्पमत में हैं, पर हमें वहाँ पूर्ण बल्कि पूरा बहुमत मिला है या पूर्ण रूप से बराबर मंत्री मिले हैं, हमारी भी वहाँ जो साझेदारी, सत्ता की पावर शेयरिंग जो है, सत्ता की साझेदारी जो है हमें बराबर मिली है, तो हम यहाँ ब्रुसेल्स में भी डच बोलने वालों को पूरी साझेदारी देंगे, ठीक है ना, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी के प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए बेल्जियम ने कितनी समझदारी से गवर्नमेंट बना ली और देश को शांतिपूर्वक चलाया, ना यहाँ किसी तरह का कोई गृह युद्ध हुआ, ना कुछ और। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है, यानी सामुदायिक सरकार, ये ध्यान रखिएगा। केंद्र और राज्य सरकारें तो हैं, उसके साथ साथ एक सामुदायिक सरकार भी काम करती है, कहाँ, बेल्जियम में। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहाँ भी रहते हो, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं, और इस सरकार को सांस्कृतिक, शिक्षा, भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार है। यानी कि जो सामुदायिक सरकार बनी है इसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, ठीक है ना। अब वो क्या करें, ये जो सामुदायिक सरकार है वो क्या करती है, सामुदायिक सरकार अपनी संस्कृति, शिक्षा, भाषा के मामलों पर फैसला लेती है। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लगा होगा, देखने में लगा भाई अटपटा सा है, यहाँ वहाँ उसकी ज़्यादा दिखता है, उसको बहुमत मिला है, या वैसी सरकार ऐसी सरकार है, पर निश्चित रूप से जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी। पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है, पर फिर भी बेल्जियम की जो सत्ता वो अच्छे से चलती रही, किसी तरह से कोई भी गृह युद्ध वहाँ नहीं हुआ है, ठीक है ना। वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम में भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया होता, जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर, अब जो बेल्जियम में सत्ता की जो शेयरिंग हुई है, पावर शेयरिंग है, ये जब अच्छे से काम की है, तो जो बहुत से देशों ने मिलकर, यूरोपीय देशों ने मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया, तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय बनाया गया था। ये ध्यान रखिएगा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है, दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की है, ठीक है ना। देखिए बेल्जियम जो था, बेल्जियम ने कितनी समझदारी के तरीके से सत्ता की साझेदारी के जरिए अपने देश की समस्या को सुलझा लिया, पर श्रीलंका में क्या हुआ, ऐसा नहीं किया गया भाई। अपना प्रभुत्व जमाने के लिए सहेलियों ने, अपना दबदबा कायम करने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, और इससे क्या हुआ, देश को बहुत ही ज़्यादा गृह युद्ध हुआ भाई, जिससे जान माल की हानि हुई है ना। अगर मतलब कि बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय, अब बेल्जियम के नेताओं ने क्या सोचा कि भाई जो विभिन्न समुदाय हैं, अलग अलग भाषी लोग हैं, उन सबको भावनाओं का आदर करना पड़ेगा,
ठीक है ना। और श्रीलंका में उल्टा रास्ता अपनाया गया था। ये सब चीज़ें यहाँ दी गई, जिससे देश की एकता कहते संकट में पड़ गई थी। अब आ जाते सत्ता की साझेदारी क्यों। अब हमारा टॉपिक आता है कि सत्ता की साझेदारी क्यों की जाए। तो इस प्रकार से सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, जैसे बेल्जियम के लोगों ने किया था। अब सत्ता की साझेदारी से क्या होता है कि सत्ता को अगर सभी लोगों में बांट दिया जाता है तो उनसे आपसी टकराव खत्म हो जाता है, ठीक है ना। और इससे क्या होता है, जो हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेते, भाई टकराव होगा, गृह युद्ध होगा तो क्या होगी, हिंसा होगी, राजनीतिक अस्थिरता आएगी। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तत्कालीन तौर पर लाभकारी लग सकता है। अब ये सोचा जाए कि बहुसंख्यक समाज है, अब उसी की इच्छा, जो बहुसंख्यक लोग उनका जो नेता बना है, ठीक है, तो वो नेता क्या अपने लोगों के बारे में सोचेगा, उसी तरह के नियम कानून बनाएंगे, सरकार भी उसी की बनेगी, तो वो क्या है फिर वो दूसरे लोगों पर भी अपनी इच्छाओं को थोपेगा। तो ये चलकर आगे देश की अखंडता के लिए खतरा बन सकता है, ठीक है ना। तो ये सब यहाँ बताया गया है। बहुसंख्यकों का अत्याचार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर ये बहुसंख्यकों के लिए भी हानिकारक होता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके भाई जहाँ भी लोकतंत्र है ना, अब किसी भी देश में ये देख लीजिएगा, एक जैसे लोग नहीं है, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो अब लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है, भाई लोग अपने नेता को खुद चुनते हैं, प्रतिनिधियों को। तो इसलिए सत्ता का बंटवारा जरूरी है ताकि सभी समुदाय को, सभी तरह की भाषा बोलने वाले हैं या जातीय लोग हैं, वो अपने प्रतिनिधि को चुने और उनको सेंटर में यानी गवर्नमेंट के अंदर उनको अपनी हिस्सा मिले। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, ठीक है ना। अब चलिए भाई आगे चलते हैं, यहाँ सिर्फ नॉर्मल सी बातें बताई गई हैं। अब हम पढ़ते सत्ता की साझेदारी के रूप। अब सत्ता की साझेदारी किस किस तरह की हो सकती है, हम उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। भाई सत्ता की साझेदारी तो हमने पढ़ ली कि सत्ता को बांट दिया जाए। अब वो किस तरह से बांटी जाए, किन किन लोगों को मिले, तो ये जो बाकी दिया गया है, अब हम इनको ना छोड़ के 3 तरह की सत्ता की साझेदारी बताई गई, हम उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ये सिंपल सी बातें जो बाकी ये दी गई, इनको आप खुद पढ़ लीजिएगा। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। देखिए, जैसे पहला, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। इससे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं, यानी कि जो विधान पालिका है, ठीक है ना, और हमारी ये न्यायपालिका और कार्यपालिका है, इनको जैसे कि विधायिका है ये, फिर आ जाती है हमारी कार्यपालिका और फिर आ जाती है हमारी न्यायपालिका। तो इन तीनों में बराबर रूप से, इन तीनों को बराबर समझा जाए, बराबर पावर दी जाए और ये तीनों ही एक दूसरे को कंट्रोल करें, ठीक है। ये आपका क्षैतिज वितरण कहलाएगा, सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज वितरण। तो आपको पता होना चाहिए सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज वितरण क्या है। इसके अंदर तीनों ही जो संस्थाएं हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका, तीनों को बराबर रखा जाता है, बराबर उनको शक्ति दी जाती है और वे एक दूसरे पर कंट्रोल करती हैं, ठीक है। तो चलिए भाई आगे पढ़ते हैं। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर, यानी कि उनको बराबर लेवल मिलता है, एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर रहा है, हर अंग एक दूसरे अंग पर अंकुश रखता है, विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है, ठीक है ना। लोकतांत्रिक इन क्लास 9th में हम ये पढ़ चुके हैं, क्लास 9th के NCERT में काफ़ी इसके बारे में बताया गया। ये बताया हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग जरूर करती है, कार्यपालिका जो वो सत्ता का यूज़ करती है, पर संसद के अधीन कार्य करती है। संसद क्या है, विधायिका है, ठीक है ना। अब न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, न्यायपालिका की नियुक्ति जो न्यायपालिका की न्यायाधीश उनकी नियुक्ति कौन करती है, कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश भी कौन लगाती है, न्यायपालिका लगाती है। तो इस तरह से क्या है, कार्यपालिका विधायिका के अंडर, विधायिका न्यायपालिका के अंडर और कार्यपालिका और विधायिका दोनों न्यायपालिका के अंडर काम करती है और तीनों क्या है, एक ही लेवल में इनको पावर मिली हुई है और तीनों एक दूसरे पर अंकुश रखते हैं। अब दूसरे तरह की पावर शेयरिंग आ जाती है। सत्ता के बीच में विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार हो। जैसे भी सेंटर की एक गवर्नमेंट हो गई, उसके बाद जो हमारे स्टेट्स हैं छोटे छोटे, उनके लिए अलग अलग सरकारें बना दी गई, ठीक है ना। तो प्रांतीय सरकारें ये हो गई, पूरे देश की एक सरकार हो गई, ठीक है ना। पूरा देश है, देश की एक हेड सरकार बना जाती है जो हम सेंटर की सरकार बोलते हैं। फिर हमारे जो स्टेट्स होते हैं, उन स्टेट्स की छोटी छोटी स्टेट्स की अलग अलग सरकार, जैसे अपने इंडिया के अंदर हम देखते हैं तो स्टेट सरकारें हैं, उसी तरह से यहाँ बताया गया है। सरकार को अक्सर संघ या केंद्र, ऐसे मतलब कि पूरे देश के लिए बनने वाली सरकार को संघ या केंद्र सरकार कहते हैं और प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकार को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं, ठीक है ना। और हर देश में ऐसा बंटवारा नहीं है, कई देशों में प्रांतीय
या क्षेत्रीय सरकारें नहीं भी, जो छोटे देश हैं वहाँ पर प्रांतीय सरकारें नहीं है। पर हमारा इंडिया एक बड़ा देश है और यहाँ क्या है, इसमें सेंटर की सरकार और उसके बाद आपको राज्यों की सरकारें मिलेंगी। हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था, वहाँ के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है पर श्रीलंका में नहीं हुआ। राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। जैसे हमने देखा भाई, सेंटर की सरकार है, देश में एक सरकार होगी, एक स्तर की सरकार बना दी हमने, फिर ये हेड सरकार है, फिर उसके बाद आ गए स्टेट्स आ गए, ठीक है ना, ये स्टेट है, छोटे मतलब कि राज्यों की सरकार। अब राज्यों में क्या है, नगर पालिका और पंचायतें हैं, तो उनकी सरकारें हैं। तो सबसे ज़्यादा पावर किसको मिली, राज्य सरकार को, उसके बाद सेंटर की सरकार को, फिर राज्य सरकार आती है, फिर हमारी ये सरकारें आती है। तो इसमें क्या होता है, इस तरह से कि जो सत्ता है, सबसे ज़्यादा सत्ता की जो पावर है वो किसके पास रहेगी, केंद्र के पास, फिर राज्यों के पास, और राज्यों से फिर वो नगर पालिका और पंचायतों के। तो इस तरह से उच्चतर और निम्नतर सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को हम उदरवाधर्व यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए उदरवाधर्व सत्ता का वितरण कहते हैं। अब चलते हैं भाई तीसरी। अब हमने एक तो हमने पढ़ा भाई, तीनों जो हमारी कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका थी, तीनों को बराबर मिला हुआ था सत्ता। अब यहाँ हमने देखा कि इनको कम कम मिली हुई, थोड़ी थोड़ी कम, भाई सेंटर को ज़्यादा, फिर स्टेट्स को मिली, फिर हमारी नगर पालिका और पंचायतों को मिली। अब उसके बाद आ जाता सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार थी, ठीक है ना, हमारे इंडिया में नहीं है, पर बेल्जियम में सामुदायिक सरकार थी। इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण, कुछ देशों के संविधान और कानूनों में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायक और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाले, भाई हमारे देश के अंदर आरक्षण मिला हुआ है, ठीक है ना, सामाजिक रूप से कमजोर हैं, जो महिलाएं हैं, उनको क्या है, आरक्षण मिला हुआ है। आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। तरह की व्यवस्था विधायिका का प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझे। अब ये इसलिए क्यों किया जाता है, क्योंकि जो लोगों को, सभी लोगों को, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी लोगों को शासन में हिस्सेदारी मिले, और शासन में हिस्सेदारी मिले, अगर किसी वर्ग या समुदाय को शासन में हिस्सेदारी तक पहुँच में कोई दिक्कत आती है तो उनको क्या है, आरक्षण दिया गया है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के लिए अलग अलग तरीकों की, मतलब कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ये बताया गया है। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और लोकतंत्रों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके भी, मतलब कि सत्ता का बंटवारा कहाँ किस किस में कैसे हो रहा है, हमने ये पढ़ा है, ठीक है ना। तो हमने देखा भाई, जो आरक्षण के द्वारा भी जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, या महिलाएं हैं, या आर्थिक रूप से कमजोर लोग, उनको भी मिलता है। अब हम पढ़ते हैं सत्ता का बंटवारा हम किस तरह से दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित करने और नियंत्रण करने के तरीके हैं, वे किस तरह से ये लोग भी सत्ता का बंटवारा कैसे करते हैं। तो लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर होना चाहिए। सत्ता के जो दावेदार उनके सामने चुनाव का विकल्प होना चाहिए। समकालीन लोकतंत्र व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध है। भाई विभिन्न दल बने हुए, पार्टियां हैं, हम उन्हीं में से तो अपने नेता चुनते हैं ना। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। भाई पार्टियां जीतती हैं, नेता जीतते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, सरकार बनाती है। सरकार क्या करती है, सत्ता अपने हाथ में लेती है। तो सारा झमेला किस लिए हो रहा है, भाई सत्ता के लिए हो रहा है। तो पार्टियां किस लिए लड़ाई करती है, प्रतिस्पर्धा करती है, सत्ता के लिए। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंद्विता ही इस बात को सुनिश्चित कर देते हैं कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे, ठीक है ना। एक बड़ी समावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा, सामाजिक समूह वाली पार्टी के हाथ में जाती रहती है। अब हमने देखा कि देश आज़ाद हुआ था, तब कांग्रेस थी, कांग्रेस के बाद फिर गठबंधन सरकार आई। तो क्या है, अब लोगों ने अपने प्रतिनिधि चुने। किस तरह से हमने देखा कि लोगों के जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो सत्ता को यूज़ करते हैं। तो कभी कोई दल आ रहा है, कभी कोई दल आ रहा है, तो उन दलों को वो सत्ता मिल रही है, ठीक है ना। तो यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखाई देती, क्योंकि दो या दो अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती, दो या दो से अधिक पार्टियां चुनाव लड़ती। भी पार्टियां चुनाव लड़ती, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, और क्षेत्रीय दल हैं, ठीक है ना। इस तरह से यह सरकार का गठन करती है, और जो पार्टी जीतती है वो सरकार बनाती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूरों जैसे कई समूह भी देखते हैं। भाई ऐसे समूह भी सक्रिय रहते हैं ना, विद्यार्थियों का समूह है, उद्योगपतियों का समूह, किसानों का समूह है। तो ये क्या है, ये भी किसी न किसी पार्टी के अंडर आते हैं, इनको भी कोई ना कोई पार्टी समर्थन देती है। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी ना करके ये अपनी नीतियों के द्वारा सदस्य वर्ग लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह सत्ता में भागीदारी करते हैं। अब ये समूह है, ये अपना वोट जिसे देंगे वो ही दल इनकी बातों को सुनेगा या उन पर। तो ये जो दल हैं
ना, ये जो समूह है, जो विद्यार्थी समूह है, उद्योगपति समूह है, ये फंडिंग भी करते हैं पार्टियों को। तो ये सब क्या है, ये पार्टियों पर अपना दबाव बनाते हैं और कुछ सत्ता की फिर साथ जो फिर इनके हिसाब से भी कुछ नियम कानून बनते हैं, इनके हित के काम होते हैं। तो इस तरह से क्या है, पावर इनको भी मिलती है, ठीक है ना। तो ये देखा हमने किस तरह से सत्ता की साझेदारी हो रही है, पावर शेयरिंग चल रही है। बस भाई आज आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मैंने बहुत जल्दी करके इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि पावर शेयरिंग क्या है। पावर शेयरिंग में आपको बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ना है ध्यान से, और फिर कितने तरह से पावर शेयरिंग हो सकती है, ठीक है ना, उसको पढ़ना है। आपको ये पता होना चाहिए कि न्यायपालिका विधान पालिका के अंदर जैसे क्या कार्यपालिका है, विधान पालिका और न्यायिका है, ये तीनों क्या है, क्षैतिज वितरण पर इन पर सत्ता बटी हुई है। और जो सेंटर से लेकर फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनमें क्या है, ऊर्ध्वाधर वितरण हो रखा है, यानी कि ऊपर से नीचे आते हुए कम उनको पावर मिली हुई है, वो सेंटर के अंडर काम करती हैं। तो इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान से अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से पढ़िए। जितना आप एनसीईआरटी को रिवाइज करेंगे उतना ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।